नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलके पढ़ते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए साथ के साथ मिलकर हर तथ्य हर फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मराठा राज्य 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी। 1674 ईस्वी से 1720। 1674 मराठा साम्राज्य था, उसका टाइम पीरियड क्या था? 1674 से 1720 ईस्वी। वह मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी। ठीक है, मराठा राज्य संघ तो 1720 1818 है ना, वो जो संधि हुई थी उसकी लास्ट तक है 1720 से 1818। और मराठा राज्य 1674 से 1720 और 20 से 18। ठीक है, मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? ठीक है, मराठों की भौगोलिक स्थिति सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। ठीक, मराठा धर्मसुधारों का प्रभाव 1 2 3। ठीक, फिर 5 शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये नहीं है। 4 है भौगोलिक स्थिति और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। देवगिरी के यादवों के अधीन, यानी कि मराठे थे ना, मराठे वो किसके अंडर काम करते थे पहले? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के ब्रहगिरी यानी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता है? वग्रीगिरी। गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव। और सम्मिलित कीजिए। अब पढ़ते हैं इसको। मराठों के वर्गीरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार युद्ध प्रणाली या फिर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता था? वग्रीगिरी। गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अकबर ने। सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अकबर ने। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ये मराठा साम्राज्य, इसका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। अच्छा, अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है, और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 1761 में। कौन सा युद्ध कहलाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली 1761 में, तृतीय। 14 सुमिलित कीजिए। 1 2 3 4। शाहाजी भोंसले शिवाजी का पिता, जीजाबाई शिवाजी की माता, समर्थ रामदास शिवाजी के अध्यात्म गुरु, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। ठीक है ना। शाहाजी भोंसले शिवाजी के पिता और जीजाबाई शिवाजी की माता जी, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। आते हैं इसमें क्वेश्चन, ज़्यादातर इसमें से आते हैं कि बताइए समर्थ रामदास शिवाजी के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु। और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। शिवाजी के पुत्र संभाजी को समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। दासबोध। समर्थ रामदास ने कौन सी कृति की रचना की थी? दासबोध। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सबसबमरीन अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां सबसबमरीन अलायंस, पेशवा बाजीराव सेकंड। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी मराठा भू राजस्व व्यवस्था। सरंजामी है, सरजामी नहीं, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। मराठा भू राजस्व व्यवस्था में सरंजामी व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था थी। यहाँ पर सरंजामी प्रथा किस प्रशासन में थी? मुगल प्रशासन या मराठा प्रशासन? यहाँ पर राजपूत प्रशासन। मराठा भू राजस्व व्यवस्था सरंजामी, मराठा भू राजस्व व्यवस्था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा? अफजल खां। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक है, 1659 में 1 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा? अफजल खां। अफजल खां कहाँ का सुल्तान था? अफजल बीजापुर का। 16 इसको शिवाजी सुलटा देते हैं भाई साहब। 1659 की बात है। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया। जीराव सिंधिया है। ग्वालियर कैसे याद करेंगे इसको? कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी। इसमें बाहर आए, इसमें बाहर आए। जीवाजी राव सिंधिया। पढ़ा नहीं यार कभी यार ग्वालियर राज्य की स्थापना। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित, ठीक है। थर्ड लड़ाई को देखा था इसने, आंखों देखा। 26 शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। सबसे पहले सिंहगढ़, ठीक है ना, सिंहगढ़ बोल दो, यहाँ पर कोंडाना बोल दो। सिंहगढ़ का दुर्ग या कोंडाना का दुर्ग। सिंहगढ़ नाम से नाम पड़ा था कब? जब जीत लिया तब, लेकिन नाम था कोंडाना, ठीक है ना। तो कोंडाना को सिंहगढ़ से भी जाना जाता है। फिर तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। तो सिंह यानी पहले शेर है, शेर को फतेह किया यानी कि कोंडाना को, फिर तोरण को,
तोरण के बाद पुरंदर और लास्ट में है रायगढ़। सिंगड़िया कौंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। सम्मिलित कीजिए घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो फैक्ट आ रहे हैं ना, ये भाई साहब अगले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा, तो याद करते हुए चलें कैसे भी जुगाड़ करके। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या की गई थी 1659 में। ठीक है भाई, अफजल खां कहाँ का सरदार था? बीजापुर का, 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां कहाँ का था? दक्कन का मुगल सूबेदार था ये। और अफजल खां बीजापुर का सरदार। पूना मामला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। प्रथम 64 में और द्वितीय 1670 में। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663। सूरत की प्रथम लूट 1664 और सूरत की दूसरी लूट 1670। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर, शिवाजी, सिवनेर, शिवाजी से शिवा से सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1 और 666 ईस्वी में 1666। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब, ये कौमा है यहाँ पर, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की, यानी कि ऐसे भी हो सकता है, बताइए सुमंत किसे कहा जाता था? विदेशी मामलों की देखरेख। यहाँ पर तो सुमंत जो प्रशासनिक अध्यक्ष था, यहाँ पर जो देखरेख का या जो विभाग था, यहाँ पर जो कार्य था सुमंत नाम का, वो किस शासक के टाइम का है? सुमंत जो पद है उसकी व्यवस्था किस काल की है? मुगल काल की, शिवाजी की, या फिर कृष्णदेव राय की? तो भाई साहब यह है शिवाजी की। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा की, भाई साहब, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। अच्छा, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674। जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। अरे श्री विश्वनाथ शर्मा, गुरु रामदास, नहीं यही है विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। कहाँ का था? काशी का। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कट कर हटा दिए, ये नहीं किया। जबकि अपनी एक मोहर बनवाई, एक नया संवत चलाया,
क्षत्रिय कुल वत्सम्मा, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदय धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म को उद्धारक की उपाधि धारण की। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? क्षत्रिय कुल वत्सम्मा, यहाँ पर हैदव धर्मोद्धारक, हैदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। कर्नाटक। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी है? औरंगजेब ने ये भी दी है और राजा की उपाधि भी इसने ही दी है। अच्छा, पहाड़ी चूहा साहसी डाकू की और राजा की भी टाइम की बात है। राजा की दी थी जब ये शिवाजी का दुश्मन नहीं था, शिवाजी इसका दुश्मन नहीं था, लेकिन बाद में वह आ गया आगरा के किले से, तब ये दुश्मन बन गए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। पहाड़ी चूहे साहसी डाकू औरंगजेब। 37 के बाद में शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को, 8 मंत्रियों की परिषद को। और कृष्णदेव राय ने उसके समय थी भी, मेगस्थनीज के भी समय थी, लेकिन उनमें अलग अलग और अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ 1 2 3 4। मजूमदार या अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाक्यान्वेष मंत्री, गृह मंत्री, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, सुनवी सुरनीस या सचिव, शाही। भाई साहब इसमें आएगा क्या, देख ना, मजूमदार बोल दो या फिर अमात्य, एक ही बात है। किसकी बात है? किस काल की? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की। तो मजूमदार वित्त व राजस्व मंत्री था, वाक्यान्वेष या मंत्री गृह मंत्री था, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था, श्रुनवीस या सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान, शाही पत्र सुरनीस सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान। इम्पोर्टेंट है, दोबारा से देखते हैं। मजूमदार किसे कहा जाता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री को, वाक्यान्वेष या मंत्री गृह मंत्री को, सुमंत या दबीर, दबीर बोल दो या फिर सुमंत बोल दो या दबीर, एक ही बात है, विदेश मंत्री को, सुनवीस या सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान। वित्त एवं राजस्व मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सही बात है। अच्छा, रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुछ उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40 कर दी गई। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। अगर क्वेश्चन भी अगर ढंग से कर लेंगे ना अपन ये वस्तुनिष्ठ, तो जो चैप्टर है ना, वो जितनी इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो कम से कम 80-85% तो आ ही जाएगी। बाकी रहा कितना थोड़े ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुछ उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी। बताइए शिवाजी ने किस व्यवस्था को अपनाया था? जागीरदारी, जमींदारी या फिर रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, बताइए शिवाजी के शासनकाल में कुल उपज का कितना % लगान था? तो कुछ पे तो 33 था, जो बाद में 40 कर दी गई। और माप के लिए क्या प्रयोग किया था?
मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया? कांटे मानक छड़ी। सर नौबत सेनापति, सर से सेनापति। चौथे, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। चौथे, मुगल क्षेत्रों की भूमि, ठीक है भाई, एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। चौथा हिस्सा 25% होता था। दोबारा देखते हैं। यह मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी। सर देशमुख प्रधान मुखिया है। सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% था भाई साहब। और चौथ 33, नहीं चौथ 25 है। चौथ तो 25 है और सरदेशमुखी 10%। मराठा काल में स्थानीय घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, वरगीर एवं सिलहदार। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। जब स्थायी घुड़सवार सेना को बोलते हैं भाई साहब पागा एवं अस्थायी को सिलहदार। बताइए पागा यहाँ पर बरगीर किसे कहा जाता था? स्थायी सेना को। और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ये किसके शासनकाल की बात है? ये मराठा काल की बात है, शिवाजी के टाइम। पागा या बरगीर एवं सिलहदार। सिलहदार किसे कहते हैं? सिलहदार का मतलब होता है अस्थायी घुड़सवार सेना और पागा या बरगीर का स्थायी घुड़सवार सेना। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक या पैदल सैनिक होते थे? अच्छा 9 नायक के अधीन होते थे 9 सैनिक और हवलदार के 25 घुड़सवार सेना 25 घुड़सवारों पर एक हवलदार होता था और 9 पैदल सैनिकों पर एक नायक होता था। जब नायक और हवलदार में से बड़ा कौन सा है? हवलदार। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रम में दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी, ठीक है ना। दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? एवं कवि कलश। शिवाजी के बाद क्रम में दूसरा छत्रपति संभाजी एवं छत्रपति तो संभाजी एवं दूसरा पेशवा कवि कलश 49 के बाद में 50। छत्रपति और शासनकाल। संभाजी 1680 से 89, राजाराम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708, साहू 1308 से 49। संभाजी ये तो छत्रपति हैं और इनका ये शासनकाल है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए।
यहाँ पर आरोही क्रम में, यहाँ पर अवरोही क्रम में, पहले से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, कैसे भी आ सकता है। संभाजी, संभाजी सबसे पहले 1680 से 89। फिर संभाजी के बाद में यहाँ पर क्रमबद्ध कीजिए। फिर संभाजी के बाद में राजा राम 1689 से 1700। राजा राम के बाद ताराबाई 1700 से 1708 और शाहू फर्स्ट 1708 से 49। कैसे याद करेंगे? संभाजी, संभाजी का टाइम है 80 से 89, 1680 से 89 शिवाजी के बाद में। फिर संभाजी के बाद में है राजा राम 89 से 1700। राजा राम के बाद में ताराबाई, ताराबाई के बाद में शाहू फर्स्ट 1708 से 49। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, मराठा कॉन्फेडरेंसी, कॉन्फेडरेंसी की स्थापना, इंग्लिश डामाडोल देख लेना। मराठा कॉन्फेडरेंसी की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ प्रतापी पेशवा था ये, बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद दरजात। ठीक है। साम्राज्य का मेघना काटा मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को, 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहा है। मराठा साम्राज्य का मेघना काटा किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने। किस संधि को? 1719 की संधि को, मराठा मुगलों की को। किस किस के मध्य हुई थी? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद दरजात। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? अच्छा, बालाजी विश्वनाथ, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद दरजात। चलती ये दोनों उनकी थी, विश्वनाथ और इसकी सैयद बंधु की। ये तो नाम मात्र के थे, करने वाले ये थे, लेकिन नाम इनका था शाहू और रफी उद दरजात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम, नाम भी गजब है, ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? शाहू। हाथ में चली गई शाहू, पेशवा के हाथ में चली गई शाहू। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? बाजीराव फर्स्ट। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव फर्स्ट। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव फर्स्ट। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन, बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक
झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया। मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया। बाजीराव फर्स्ट। अच्छा, 1737 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट के समय कौन सा मुगल शासक समकालीन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किस पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? बाजीराव फर्स्ट ने 1737 ईस्वी में। किसके समय मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? अच्छा, वो तो बाजीराव फर्स्ट था। अब ये है बालाजी। आगे इसके बालाजी बाजीराव चरमोत्कर्ष पर भी पहुंची यूं तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। बालाजी बाजीराव 60 के बाद में 61। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? दोबारा पढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? अब तो ये बताइए पहले तो कि संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। संगोला की संधि किन किन के मध्य हुई थी? पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा बीच हुई थी संगोला की संधि 1750 में। क्या सत्य है? उपयुक्त में से सभी। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सेवा बन गया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सेवा बन गया। अच्छा, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा, राजा राम नहीं है, राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया है ना, और राज्य का सर्वे सेवा बन गया। पेशवा 1750 की बात है। संगोला संधि। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रंगोजी भोसले। किस मराठा सरदार ने पूर्व में, ठीक है ना, पूर्व में, ये भारत है अपना, ये भारत है अपना, ठीक। जब किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में 1741 से 51 बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रंगूजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758 और 59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किस मराठा सरदार ने 1758 और 59 में पंजाब पर विजय किया? पंजाब विजय किया 58 से 59 में? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। यार कैसे याद करेंगे? मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब विजय किया, रघुनाथ राव ने 1758 से 59 में। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? अच्छा, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के दिल्ली के दीवान आम की छत से, दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाऊ। अच्छा, सदाशिवराव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से
दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई। अच्छा, और चांदी तांबे की जो हानि हुई इसका कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता। पानीपत के तृतीय युद्ध, मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। वो चांदी निकालने वाला है ये, दीवाने आम से जैसे चांदी निकलवा ली, सदाशिवराव भाऊ। तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार। मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट। किस मराठा पेशवा को मेकियावली कहा जाता था? नाना फड़नवीस। मेकियावली नाना फड़नवीस को है। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? किसने पानीपत तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा। बालाजी बाजीराव को, पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। अच्छा, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव सेकंड। जिससे उसकी मृत्यु हुई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को सजाना है अपन को, है। बालाजी बाजीराव को तो गहरा आघात लगा था पानीपत की तृतीय युद्ध के परिणामों से। पेशवा था एक बालाजी बाजीराव, जिससे उसकी मृत्यु हुई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल के अनुसार सजाइए। जब इसके बाद फर्स्ट है माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधवराव, नारायण राव, फिर बाजीराव सेकंड। ये देखिए माधवराव ठीक है, फिर नारायण राव। अब ये दोनों कंबाइंड से नाम आ गया, माधवराव और नारायण। अब फोर है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड। 71 के बाद में 72। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। वर्ष 1741 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। 1771 की बात है, दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। ये भी तगड़ा हुआ था भाई साहब महादजी सिंधिया। और ये कब की बात है? सन नहीं दे रखी यार, ये पेशवा बालाजी बाजीराव की। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ये है 71 की। 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। मल्हारराव होलकर भी नहीं है, नाना फड़नवीस भी नहीं है। ऑप्शन शानदार देते हैं यार ये। महादजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। अच्छा, माधवराव को। किस पेशवा के अवैध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई अच्छा बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण।
माधवराव नारायण। माधवराव नारायण किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? प्रथम की बोल रहा है आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 माधवराव और नारायण के मध्य थे और अंग्रेज। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड था। और प्रथम में माधवराव नारायण। प्रथम में तो माधवराव नारायण था और सेकंड और थर्ड में बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा यही था बाजीराव सेकंड है। तो दूसरा और जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यानी दूसरा और थर्ड उसमें बाजीराव सेकंड ही था पेशवा और फर्स्ट माधवराव नारायण। सुमेलित करते हैं सुमेलित 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। तो सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गाम की संधि 1789 और सालबाई की संधि 82। कैसे याद करेंगे जब इसको? सूरत जब 1775 ठीक है 75 सूरत। फिर पुरंदर की 76 और बड़गाम की संधि 89 और सालबाई 82। अगर सही तरीके से देखे जाए ना तो उन सिमिलरिटी आ रही है। देख 75 सूरत तय और 76 पुरंदर और 79 बड़गाम है ना 79 बड़गाम और सालबाई 82 कुछ सिमिलरिटी आती है। तो 75 में सूरत की संधि, 76 में पुरंदर की, 79 में बड़गाम की और 82 में सालबाई की। संधि का नाम और वर्ष 1 2 3 देवगाम की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। देवगाम की संधि हुई थी 1803 में ठीक है ना। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 और राजपुर घाट की संधि 1805। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देवगाम की संधि, इसके साथ ही सुरजी अर्जुन गांव की यानी गांव की फर्स्ट पे है। राजपुर घाट है जो 5 में है। राजपुर घाट 5 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। यानी कि जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना जो हुआ था 1817-18 को, बाजीराव सेकंड था इस समय है ना। बाजीराव सेकंड ही था ना। बाजीराव सेकंड है। द्वितीय थर्ड बाजीराव सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद मुगतई। ऑप्शन शानदार है फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? 82 के बाद में उपयुक्त सभी है। इसको भी पढ़ लेते हैं। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन नियोक्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया।
बाजीराव सेकंड को कहाँ भेजा गया था? बिठूर, कानपुर के निकट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। फिर पेंशन पे। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी का अधीनस्थ हो गए। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का विलीन हो गया, यानी समाप्त हो गया, अंग्रेज साम्राज्य में मिल गया। किस मराठा साम्राज्य ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। अगर ये जो अलग अलग थे ना, ये सरदार, मराठा सरदार, जैसे कि सिंधिया है जो अलग ही डोल रहा है, मल्हारराव होलकर है ये अलग ही डोल रहा है, इसकी अलग ही कहानी है। और रघुनाथ राव या राघोबा और ये पेशवा है, उनकी भी अलग कहानी है। अगर ये दो पेशवा अगर एक साथ हो जाते ना, तो ये भाई साहब बाट लगा देते अंग्रेज़ों की, कोई टक्कर नहीं ले सकता था। लेकिन ये आपस में अलग अलग मराठे थे, तो उनके आपस में लड़ाई झगड़े अंतर करे वगैरह वगैरह ऐसे थे। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। सूची पृष्ठ सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। करते हैं 1 2 3 4। तो भाई साहब देख, बड़ौदा में क्या क्या है? ये तो राज्य क्षेत्र है, ये संस्थापक है। तो बड़ौदा में थे गायकवाड़, इंदौर में होलकर, है ना, नागपुर में भोंसले और ग्वालियर में सिंधिया। ठीक। बड़ौदा में कौन थे? गायकवाड़, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, ग्वालियर में सिंधिया। देखिए ये तो याद हो रहे हैं। बड़ौदा गायकवाड़, गायकवाड़ है, इंदौर है होलकर है, ठीक है। नागपुर भोंसले और ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? क्रांट टफ। अच्छा। 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पद की जीत नहीं हुई, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 75 से 82। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। कौन सा एक परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82। बाजीराव था इसमें, बाजीराव सेकंड था शायद। अहमद साहब अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाही के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दोबारा देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण। अगर अहमद शाह अब्दाली का डायरेक्ट अगर मुगलों से होने देते हैं लड़ाई, यहाँ पर पेशवा के साथ में एक भी आ जाता तो भाई सब पड़ जाते पार। लेकिन इन पेशवा ने क्या है कि अपने चारों तरफ अपने व्यवहार से दुश्मन स्थापित कर लिए, इसलिए उन्होंने किसी ने युद्ध में सहायता नहीं की। जैसे भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने उनकी कोई सहायता नहीं की, या फिर युद्ध से वापस हो लिया। ऐसे ही कुंभा जैसी सूझबूझ नहीं थी। मुगलों को भी दुश्मन बना लिया, राजपूतों को भी दुश्मन बना लिया, ठीक है ना। ऐसे अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा
लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अच्छा, सिर्फ ये कारण था उसका। मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये युद्ध हुआ था ना, ये वाला, ये दोनों पार्टी मजबूत थी, दोनों पार्टी मजबूत थी, इस वजह से इसमें भयंकर तबाही हुई थी। अगर ये जो मराठा है, ये इनकी लड़ाई अगर मुग़लों से हो जाती ना, तो मुग़लों को आराम से हटा देते और वहाँ अपने साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। इन्होंने तो जो बाहर से आई थी ना, ये अहमद शाह अब्दाली, इससे युद्ध किया, क्योंकि ये उस समय अपने को बॉडीगार्ड मान रहे थे मुग़लों का। इस वजह से बॉडीगार्ड के चक्कर में औरों को अपना दुश्मन बना लिया, जैसे कि राजपूत और भी, और जैसे कि इनमें भी फूट थी, जैसे कि पेशवा है, होलकर है, फडणवीस है, इन्होंने आपस में मिल के काम नहीं किया। ठीक है ना, यही कारण था मैन। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था, यह था भाई, तैमूर शाह के निष्कासन को बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? जन्म तो हुआ था भाई साहब 1627 में, ठीक है ना, और छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में, 2774। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी। पेशवासिप को कब समाप्त किया गया? 1818 में। तो ठीक है, इसको नई वीडियो में पढ़ेंगे, तो बार बार पढ़ें, फिरते रहें वीडियो को, और हर तथ्य हर फैक्ट को समझते हुए, याद करते हुए, पढ़ते हुए चलें। और ये इम्पोर्टेंट ही है, और सभी एग्जामों के लिए दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।